ओके सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीबीएसई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मोस्टली कवर करने का ट्राई करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का। आई होप आपने थ्योरी पूरा पढ़ लिया होगा, रिवीजन क्लास देख लिया होगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, राइट? ओके, सो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? राइट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मोलर सेकेंड द फ्रीजिंग पॉइंट of 1 molar KCl solution assuming to be completely dissociated in water। आपने बताना है फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी कोई क्वेश्चन करना हो इस टाइप से आप क्या करोगे? सबसे पहले जो भी आपको गिवन डेटा दिया होता है उसको लिखो, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखो और डायरेक्टली क्वेश्चन कर दो, बहुत इजीली हो जाएगा। सबसे पहले क्या दिया? 1 मोलल मतलब मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1, राइट? मीन्स इन शॉर्ट वी कुड से 1 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, यहाँ पे वाटर ही दिया है तो हम वाटर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अज्यूमिंग टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड मीन्स KCl जो है वो कंप्लीटली K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया है। इसके बाद बोला है KF दिया है आपको और बताना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि आपको बताना है TF, है ना? फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। अगर प्योर का होता तो TF नॉट होता, सॉल्यूशन का है तो TF है। हमने TF बताना है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? KF की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 1.86 केल्विन kg पर मोल, राइट? अब क्या करोगे इसमें? एक सेकेंड। अब आप इसमें करोगे, ये सब आपका गिवन डेटा है। आपको यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन में जो भी इसका फॉर्मूला, आपको कौन सा फॉर्मूला समझ में आ रहा है यहाँ पे रखने के लिए? सिंपल सी बात है, आपको पता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, है ना? और जब हम बात करते हैं यहाँ पे डिसोसिएशन के कुछ भी तो हम आयोटा लगा देते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, आपको इसमें सीधा सीधा पुट करते जाना है, आंसर आ जाएगा। कंप्लीटली मैं यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगी, आपको क्या करना होगा? खुद से ट्राई करना होगा। इस क्वेश्चन के जितना भी कैलकुलेशन का पार्ट है, जितना ज़रूरी है अभी के लिए उतना ही समझो, एग्ज़ाम पास है जितना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप कर पाओ, राइट? अब देखो, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आयोटा KF इंटू एम। KF की वैल्यू हमें गिवन है, आयोटा की वैल्यू हमें पता है। कितनी लिखोगे? एक K है, एक Cl है, इसने बोला कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो 1 ये है 1 ये है, टोटल कितने हो गए हमारे पास? 2। तो आयोटा क्या हो गया? 2। आयोटा की वैल्यू पता है, K की वैल्यू पता है, मोलैलिटी भी हमें पता है 1 मोल, है ना? तो डेल्टा TF ही निकल जाएगा यहाँ से डायरेक्टली, 2 इंटू 1.86 इंटू 1, इससे आपके पास आ गया डेल्टा TF। अब डेल्टा TF भी क्या होता है? मैंने आपको बताया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि जो प्योर होगा उससे कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, है ना? प्योर का ज्यादा होगा। अब प्योर वाटर का जितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो तो सबको पता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब डायरेक्टली इसकी जगह हम्म, अगर आपने यहाँ पे डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आयोटा KF इंटू एम किया, आयोटा पता है, KF पता है, M पता है, तो डेल्टा TF क्या होता है? TF नोट माइनस TF, है ना? TF नोट कितना होगा? 273.15 भी लगा सकते हो, एग्जैक्ट लगाना है तो। ये वाटर का होता है, माइनस TF क्या होगा? सॉल्यूशन का, इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल ही सकते हो, है ना? 1 की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू है 2, KF की है 1.86, मोलैलिटी है 1। क्या आप यहाँ से TF की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हो? कर सकते हो, है ना? इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, TF को दूसरी साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ और TF की वैल्यू निकाल दो। रख सकते हो ना ये क्वेश्चन? जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को वापस से देख लो, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ओके, यहाँ पे है अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म। अब सभी को पता है एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म किसका होता है? एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म CHCl3। एग्जाम्पल्स याद नहीं किए हैं, सो दिस इज द हाई टाइम, अब आपको एग्जाम्पल्स याद करने ही है। पहले हम लोग ऐसा बोलते हैं कि बाद में याद करना है, एग्जाम में याद करना, अभी एग्जाम आने वाला है।
है ना। तो अभी जितने भी इसके एग्जांपल्स हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, सभी की याद कर लो। तो ये पर्टिकुलरली नेगेटिव डेविएशन का होता है, तो इसमें यू विल मार्क ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, ऑन मिक्सिंग, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, ऑन मिक्सिंग 30 ml ऑफ एसीटोन एंड 20 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब अगर आपको नहीं पता होगा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म किसका एग्जाम्पल है, तो क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं कर सकते। छोटी सी चीज पता होने से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, भले ही 1 मार्क क्वेश्चन है, बट स्टिल इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम्पल्स याद करने हैं। जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है सभी याद कर लो, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव डेविएशन के हैं, है ना। अब नेगेटिव डेविएशन में मैंने आपको बताया था, ए और बी को मिक्स करते हैं, जितना वॉल्यूम बनता है, फाइनल वॉल्यूम जो बनना चाहिए उससे कुछ ना कुछ कम मिलता है नेगेटिव डेविएशन में। तो इसने बोला एसीटोन हमने लिया 30, राइट, क्लोरोफॉर्म हमने लिया 20, यही दिया ना 30 और 20। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना बनेगा? ऑप्शन दिया है इक्वल टू 10, लेस देन 50, ग्रेटर देन 50, इक्वल टू 50। अब बताओ, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आप मिक्स कर रहे हैं, 30 प्लस में 20 होना चाहिए 50, अगर ये होता आइडियल, लेकिन ये कैसा है? नेगेटिव डेविएशन, तो 50 से क्या होगा? कम होगा, तो लेस देन 50, यू विल मार्क ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिख रहा है ना क्वेश्चन सभी को? हाँ, ओके। सो यहाँ पे क्या दिया है देखो, 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, जो भी दिया है डायरेक्टली लिखते जाओ फटाफट। एसिटिक एसिड डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन। इतना समझ आ रहा है कि एसिटिक एसिड एक सॉल्यूट है, बेंजीन एक सॉल्वेंट है ना। तो सबसे पहले हमें दिया है मास ऑफ सोल्यूट, कितना दिया हुआ है? मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू 0.3 ग्राम। मैंने लिख लिया डायरेक्टली पढ़ते ही, आपको भी ऐसे ही करना है। मोलर मास भी दिया है 60, ब्रैकेट में देखो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है डिजोल्व इन 30 ग्राम। अब एग्जाम में इसका प्रॉपर आपको यूनिट के साथ लिखना है ना। अभी मैं थोड़ा स्किप कर सकती हूँ क्योंकि आपको पता है बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में यूनिट वाइज सब कुछ लिख के आना है। ओके, नेक्स्ट है 30 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व किया, मतलब आपको क्या दिया? मास ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट है ना, कितना? 30 ग्राम। और ये भी पता है कि ये है एसिटिक एसिड, CH3COOH, और सॉल्वेंट है आपके पास बेंजीन, वो क्या होता है? C6H6, पता है ना सभी को? ओके, नेक्स्ट इज shows a depression in freezing point is equals to 0.45। अब मुझे सभी बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है मतलब कि क्या दिया है? TF दिया है, T0F दिया है, या डेल्टा TF दिया है? ऑब्वियसली क्या दिया है? डेल्टा TF। TF होता है सॉल्यूशन का, T0F होता है प्योर सॉल्वेंट का, और डेल्टा TF किसका होता है? कितना डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF की वैल्यू जो है हमें दी है 0.45 डिग्री सेल्सियस। चाहे इसको केल्विन में लिखोगे तो भी ऐसे ही आएगा, कि बेसिकली चेंज इतना है ना, तो चेंज केल्विन में भी 0.45 ही होगा। ओके, कैलकुलेट द परसेंट एसोसिएशन। देखो मैंने आपको समझाया था, परसेंट एसोसिएशन पूछा है, और क्या बन रहा है? ये डाइमर। परसेंट एसोसिएशन, परसेंट एसोसिएशन मतलब परसेंट अल्फा पूछ रहा है। थ्योरी में पढ़ाया था अभी लास्ट वीडियो में, परसेंट एसोसिएशन पूछ रहा है। अब एक तो ये आपसे पूछा गया है, दूसरा यहाँ पे बोला है कि डाइमर बनेगा, मतलब एन की वैल्यू जो भी आपकी रहेगी वो 2 रहेगी। समझाया था ना ये थ्योरी में? ओके, और क्या दिया है? KF फॉर बेंजीन इज KF 5.12 केल्विन kg पर मोल। अब जल्दी से बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? देखो अल्फा आपको निकालना है, अल्फा निकालने के लिए अगर मैं जो भी पूछा है डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लगाऊं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमें क्या चाहिए होगा? देखो, अल्फा आपसे पूछा गया, राइट। अल्फा आपको कैसे पता चलता है? अल्फा का एक ही फॉर्मूला मैंने पढ़ा है आपको, आयोटा इज इक्वल्स टू 1 - अल्फा प्लस में अल्फा बाय एन, क्योंकि ये है एसोसिएशन, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि डाइमर बनेगा, परसेंट एसोसिएशन निकालना है, तो यही फॉर्मूला लगाओगे। अब अल्फा यहाँ से निकल सकता है, एन तो आपको पता है डाइमर बनेगा तो 2 होगा, अल्फा आपको फाइंड ही करना है,
तो अगर आपको कहीं से भी आयोटा पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। आयोटा कहाँ से पता चलेगा? क्योंकि मुझे पता है पूरे क्वेश्चन में डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट उनका बात किया है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आयोटा के एफ इंटू एम। यहाँ से जो भी आयोटा आएगा उसको यहाँ पुट कर सकते हैं, राइट। डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है 0.45, आयोटा आपको यहाँ से फाइंड करना है, के एफ आपको दिया ही हुआ है। कहीं से भी अब मोलैलिटी पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। क्या आप यहाँ से मोलैलिटी नहीं निकाल सकते हैं? देखो, मोलैलिटी, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू इन केजी, है ना। नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी क्या चाहिए? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। देखो यहाँ पे गिवन मास दिया है ना, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास दिया हुआ है, रख सकते हो। एन यहाँ से आ जाएगा, डब्ल्यू कहाँ से आएगा? ये वाला डब्ल्यू, डब्ल्यू है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है आपको, देखो 30 ग्राम दिया हुआ है, केजी में करोगे कैसे करोगे? यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर लोगे, 30 ग्राम को केजी में करने के लिए आप उसको क्या करोगे? 1000 से डिवाइड, राइट, इस 30 ग्राम को। इतनी बात सबको समझ आई? यहाँ से क्या निकालोगे? एम। एम निकाल के किस में पुट करोगे? जैसे ही आपका यहाँ से एम आ जाएगा, आप पुट करोगे इसको यहाँ पे डेल्टा टी एफ में। यहाँ से आयोटा फाइंड करोगे, आयोटा फाइंड करके यहाँ पुट करोगे फर्स्ट वाले फॉर्मूला में। यहाँ से क्या निकाल लोगे? अल्फा, जो कि आपको चाहिए। अब मान लो अल्फा की वैल्यू आती है 0.75, तो क्या परसेंट एसोसिएशन नहीं निकाल सकते हम? डायरेक्टली क्या होगा? 75%, है ना। 100 से मल्टीप्लाई तो करना है। समझ आया सभी को? क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा देखना, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following solution in water will have the lowest freezing point? क्वेश्चन 1 मार्क आ रहा है बट इम्पोर्टेंट, और ये प्रीवियस ईयर ही है, ये जस्ट लास्ट 2025 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? अब देखो ध्यान से, फ्रीजिंग पॉइंट का आपको ये पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में होता है डिप्रेशन, है ना। डिप्रेशन मतलब कम होता है। 1% KCl लिया, डिप्रेशन होगा। 1% यूरिया लिया, तब भी डिप्रेशन होगा, चारों ऑप्शन में। 1%, सारे के सारे 1% हैं, तो मोलैलिटी तो एक साइड में रखते हैं। मेन फैक्टर यहाँ पे क्या काम आएगा? आयोटा का। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आयोटा के एफ इंटू एम। डिप्रेशन उसमें ज्यादा होगा जिसका आयोटा ज्यादा होगा, क्योंकि सारे ही 1% है, तो ये तो वैल्यू वैसे भी नहीं काम की रही, सबकी सेम हो गई। आयोटा, जिसका जितना ज्यादा आयोटा होगा उसका उतना ज्यादा डिप्रेशन होगा ना। चलो पहले तो हम आयोटा फाइंड आउट करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आयोटा कितना आएगा? देखो KCl है, 2 आएगा आयोटा, एक के होगा एक Cl होगा। सेकेंड ऑप्शन में, ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन की बात करो, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो आयोटा कितना आएगा? 1। सी ऑप्शन में यूरिया नहीं टूटेगा, आयोटा कितना आएगा? 1। यूरिया पता है ना सबको, NH2CO NH2 नहीं टूटता। ग्लूकोज C6H12O6 नहीं टूटता, याद रखना, यूरिया ग्लूकोज ये नहीं टूटते हैं। डी, CaCl2, जल्दी से बताओ आयोटा कितना आएगा? एक तो आएगा Ca, है ना, प्लस में 2 बनेंगे आपके पास Cl, इस पे आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव। बेसिकली कितने हुए टोटल ये हमारे पास? एक Ca हुआ, 2 Cl हुआ, कितने हुए टोटल आयोटा? 3। अब देखो, जिसका जितना ज्यादा आयोटा होगा उसका उतना ही ज्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट का। तो इन चार ऑप्शन में से डी का सबसे ज्यादा आयोटा है, आयोटा मैक्सिमम। अब आयोटा सबसे ज्यादा है तो डिप्रेशन भी उतना ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा डिप्रेस होता जाएगा, है ना। डिप्रेस होगा तो कम होता जाएगा, और पूछा भी हमसे क्या है? लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोवेस्ट पूछा है ना। तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी का। अगर पूछते हैं हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इनमें से किसका होगा, तो ऑब्वियसली जिसका कम होता है। ये तो चलो सेम हो रहे हैं तो आंसर नहीं बता सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे तो जिसमें जितना ज्यादा आयोटा उसका एलिवेट होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट,
राइट, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। इन चारों ऑप्शन में से अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो डी का मैक्सिमम होता, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो डी का लोवेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। राइट, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मोलर मास दिस डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम। ये क्वेश्चन हो चुका है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B liquid on mixing show rise in temperature. Which type of deviation from Rolle's law is there and why? Rise in deviation मतलब कि A and B को आपने मिक्स किया तो जो भी टेम्परेचर था वो ज़्यादा हो गया, है ना, हीट ऑब्वियसली ज़्यादा निकली। कैसा मिक्सचर होगा? मैंने आपको बताया था वॉल्यूम के थ्रू याद रखना। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जिसका भी ज़्यादा होगा पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो हीट ऑफ मिक्सिंग भी ज़्यादा है तो कौन सा डेविएशन आएगा? ये पॉजिटिव डेविएशन। एजियोट्रॉप सभी पढ़ सकते हो, क्यों सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? एजियोट्रॉप की डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना एज इट इज एनसीईआरटी की। एक वर्ड जरूर लिखना, क्या? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं ये। बॉइलिंग मिक्सचर मतलब ये पूरा मिक्सचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता है, हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एजियोट्रॉप की डेफिनेशन लिखना और बोलना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको अलग नहीं कर सकते बिकॉज इट इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और ये भी याद रखना एजियोट्रोप दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? मैक्सिमम, मिनिमम। मैक्सिमम वाले वो होंगे जिनमें नेगेटिव डेविएशन था, जितने भी नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर में लिखोगे। मिनिमम में लिखोगे जितने भी पॉजिटिव डेविएशन जो भी शो कर रहे थे, जो भी एग्जांपल्स आपने याद किए हैं वो मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर में आएंगे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन। ये तो सभी को पता ही होगा ऑब्वियसली, है ना। उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो वही एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का, वो सब बता सकते हो आप, है ना। तो कुकिंग फास्टर होगा, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल हो रही है कोई चीज़ तो ज़्यादा जल्दी पकेगी। ओके, नेक्स्ट इज, ये तो लिख सकते हो ऊपर ए वाला क्वेश्चन तो। ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। मतलब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन था x प्लस वाई का जितना होना चाहिए था वो डिक्रीज हो गया। बताओ क्या होगा? सभी को पता है कौन सा डेविएशन होगा। कम हो गया तो वेरी गुड, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरी जितना आपने पहले पढ़ा बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है एक बार गो थ्रू हो चैप्टर से, मैंने जो फाइनल रिवीजन की वीडियो डाली है वो देख लो एक बार, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस करो, हो जाएंगे इजीली, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं फिर आपको इसके बाद, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक होगा, मैं इसमें जितने करवा सकती हूँ उतने करवाती हूँ, बाकी आपको भी ट्राई करना, राइट। ओके, नेक्स्ट देखो। फ्रॉम Rolle's law is shown by resulting solution what change in temperature would you observe? टेम्परेचर में भी क्या चेंज होगा आपको पता है, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज डिफाइन एजियोट्रोप्स। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय द नेगेटिव डेविएशन? अभी बताया मैंने आपको, ये तो बता दो कि एजियोट्रोप क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय द नेगेटिव डेविएशन? अभी बताया मैंने, कौन सा होगा? मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, है ना। ओके, नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस। मतलब वाटर का, सिंपल वाटर का, उसमें हमने कुछ नहीं डाला तो ऑब्वियसली क्या लिखोगे उसको? पी नोट। कितना है? 24 mmHg, राइट। फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया एट द सेम टेम्परेचर। अब आपको वेपर प्रेशर किसका बताना है? 5% एक्वस सोल्यूशन का बताना है। किसका? 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। मतलब यूरिया को लिया, पानी में डाला, उसका एक सॉल्यूशन बताया, बनाया, अब उसका प्रेशर आपको बताना है, मतलब सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के लिए हम नॉर्मल पी यूज करते हैं या पीएस भी यूज कर सकते हो। मोलर मास दिया है यूरिया का, नहीं भी दिया होता तो सबको पता होना चाहिए था। मोलर मास ऑफ यूरिया मतलब सोल्यूट का कितना? 60 ग्राम पर मोल। अब देखो, कोई फॉर्मूला आता है आपको? कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए इसकी जगह पे? कौन सा होना चाहिए? बताओ बताओ। देखो, पी नोट
आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट कंटिन्यू आप वीडियो में देख सकते हो। पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट दिख रहा है ना, पी नोट और पी से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यही तो है हमारे पास फॉर्मूला, सिंपल है ना। आयोटा लगाएंगे यहाँ पे, नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यूरिया डाला है पानी में, यूरिया तो टूटता नहीं है, ध्यान रखना आयोटा का। ओके, पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट, पी नोट सभी को पता है 24, आंसर भी एमएमएचजी में ही आएगा अगर हम ये एमएमएचजी ले रहे हैं, या तो इसको यहीं में एटीएम में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर एमएमएचजी में लिख देना। माइनस पी अपॉन 24 x2, x2 कैसे निकलता है, मास, सॉरी इसकी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, सभी को पता है ये बात तो, है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे नेक्स्ट, N2, अब मुझे यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी अगर कहीं से भी N2 N1 पता चल जाए तो। N2 कैसे बता सकते हो, N2 क्या होता है, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कैसे बताते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है कितना, 5%, मतलब 5 ग्राम को अपने 100 ग्राम पानी में डाला, है ना। 5% का क्या मतलब है, 5 ग्राम आपने यूरिया लिया और उसको 100 ग्राम पानी में डाल दिया, 5% का मतलब तो यही हुआ ना, 100 में से 5 है। तो अगर मैंने मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे 5 रखा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 60 रखा, तो क्या N2 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब बस मुझे सिर्फ चाहिए N1, मेरा आंसर आ जाएगा। N1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, देखो 100 ग्राम वो पानी में डाला था, 5 ग्राम यूरिया था, 100 ग्राम पूरा आपने पूरा सॉल्यूशन बनाया था, उसमें से पानी, खाली पानी कितना होगा, 95, ध्यान रखना, पूरा सॉल्यूशन 100% है ना, पानी कितना होगा, 95। तो यहाँ पे मैंने लिया N1 की वैल्यू 95, मास ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सभी को पता है पानी का कितना मोलर मास होता है, कितना होता है, 18, निकाल भी सकते हो H2O से, है ना। हाइड्रोजन के हो गए 2, ऑक्सीजन के हो गए 16, कितना आएगा, 18। N1 आ गया, N2 आ गया, तो अब इस फॉर्मूला में पुट करके क्या हम P की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया दोबारा देख लेना वीडियो को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन containing 50 ग्राम ऑफ यूरिया पर लीटर सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब 15 ग्राम यूरिया है, लिखते चलो इसको, क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इन 1 लीटर सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाया, टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर था, हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल है किसके, अगर मैंने ग्लूकोज का पानी में डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन, मतलब अगर मैं पाई की बात करूँ यूरिया इन वाटर की, इज इक्वल्स टू पाई की बात करूँ ग्लूकोज इन वाटर, समझ रहे हो मेरी बात। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, इस क्वेश्चन में बोला है कि दो आपके पास ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो यूरिया इन वाटर वाला सॉल्यूशन है उसका इक्वल है ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने अगर लिया ग्लूकोज इन वाटर, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो समझ में आ जाएगा, बोल रहा है ना यूरिया इन वाटर का जो सॉल्यूशन था सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर मेरे पास ग्लूकोज इन वाटर है तो इन दोनों का सेम है ना। ओके, अब आपने क्या करना है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब कि ये भी क्या होगा CRT, ये भी क्या होगा CRT, राइट। अब CRT इधर है तो दोनों जगह सेम टेम्परेचर पे ही चीज़ें वर्क कर रही हैं, आर भी दोनों जगह कांस्टेंट वैल्यू होगा, आर का मैंने बताया था ना 0.082 रखना है यहाँ पे, सेम होगा दोनों जगह। फर्क किसका आएगा, कॉन्सेंट्रेशन का। यूरिया इन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, N/V से, इसकी भी कैसे निकालोगे, N/V से। N क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 15, अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हो कितना 60, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 1 लीटर ही है,
तो यहाँ पे डायरेक्टली एन रखेंगे 15/60 और जो वॉल्यूम है वो 1 ही है। यहाँ पे एन क्या रखोगे, कितना है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि गिवन मास एक्स रख लो क्योंकि आपको भी पता ही नहीं गिवन मास कितना है। मोलर मास दिया हुआ है 180, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1, तो इन दोनों को क्या रख दो, इक्वल। इन दोनों को इक्वल रखने से क्या इसका आंसर नहीं आ जाएगा, 15/60 इज इक्वल्स टू x/180। इजीली आंसर आ जाएगा ना इससे तो। क्रिस क्रॉस ही तो करना है आपको, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस 180 को उठाना है और इधर ऊपर ले जाना है। 15 इंटू 180/60, 450 आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। समझ आया? ओके, सॉरी 345 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना, ये जीरो भी कट जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज an aqueous solution of NaOH was made and its molar mass from the measurement of osmotic pressure was found to be this। क्या दिया है यहाँ पे इसका मोलर मास, खुद करना ये क्वेश्चन, ट्राई करना, बहुत अच्छे से हो जाएगा आपसे। मोलर मास दिया है कितना, 25 ग्राम। ठीक है, NaOH का एक सॉल्यूशन बनाया था, 27 डिग्री सेल्सियस पे था। कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NaOH, कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ होगा। ये क्वेश्चन आप बहुत ईजी है, खुद से कर सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया, ठीक है। ऐसा करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं हो तो मेरे को कमेंट में लिखना कि क्वेश्चन नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया अभी, परसेंट एसोसिएशन का। आपको पता है ये कितने में टूटेगा, सब सब पता है डिसोसिएशन का। तो यहाँ पे 1 प्लस में आयोटा कौन सा फॉर्मूला रखना है, उसी फॉर्मूला से आयोटा निकालना, बहुत ईजी हो जाएगा, ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले तो पढ़ने हैं क्वेश्चंस, उसके बाद एक बार पैराग्राफ पे नजर डालनी है। ठीक है, दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन की, मेन मेन पॉइंट्स उठा लो इसके, ज्यादा कुछ नहीं। रोल्स लो दिख रहा है, हेनरीज लो, यही सब की बात कर रहे हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन देखो, गिव वन एग्जांपल ऑफ मिसिबल लिक्विड पेयर विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लो। क्या इसके लिए आपको इस पैराग्राफ की जरूरत थी, नहीं थी। नेगेटिव डेविएशन का डायरेक्टली बताओ, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, राइट। व्हाट इज द रीजन फॉर सच डेविएशन, रीजन आपको मैंने बताया था, उन दोनों में बॉन्डिंग क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में अभी ज्यादा है, रादर देन क्लोरोफॉर्म की क्लोरोफॉर्म के साथ जो थी, एसीटोन की एसीटोन के साथ जो बॉन्डिंग थी। अब दोनों को मिक्स करने के बाद क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की बॉन्डिंग अच्छी बन गई, ज्यादा अच्छी है। ज्यादा अच्छी है तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन, राइट। ये सब बताना है इसमें। स्टेट्स रोट लो, ये आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखनी है, कर सकते हो ना क्वेश्चन ये वाला। क्या इसके लिए कहीं भी जरूरत था आपको पैराग्राफ का, नहीं था। नेक्स्ट देखो, रोल्स लॉ इज अ स्पेशल केस फॉर हेनरी लॉ, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट इसमें करना है, रोल्स लॉ के बारे में लिखना है, हेनरीज लॉ के बारे में लिखना है और दोनों का फॉर्मूला लिखना है ना। ओके, राइट, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं। वहां पे भी तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। स्पेशल केस ही तो है यहाँ पे कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो चेंज है, बाकी तो सेम है। तो ये इसी का ही तो केस है स्पेशल। राइट टू करेक्ट, तो दोनों के स्टेटमेंट लिख देना। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन लिख सकते हो ना। एक तो लिखोगे रोल्स लॉ को फॉलो करता है, एक लिखोगे कि कुछ भी, दोनों में इंटरेक्शन सेम था। और पूछी होती तो लिख देते कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग सेम होता है, और पूछी होती तो लिख देते कि हीट ऑफ मिक्सिंग सेम होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता मिक्स्ड टू लिक्विड ए एंड बी। अभी आपने जितना लास्ट पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा होगा, उससे ऑलमोस्ट ये सभी क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे ना। श्वेता मिक्स टू लिक्विड ए एंड बी 10 ml ईच, याद रखना 10 ml ईच लिखा है, मतलब कि ए और बी ये भी 10 लिया है, ये भी 10 लिया है, टोटल 10 नहीं है। आफ्टर मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 20.2। ध्यान दे रहे हो, 20.2 मिक्सिंग करने के बाद कौन सा डेविएशन है, वाई देर वॉज वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग, क्यों चेंज हुआ, फिर आपको बताना है टेम्परेचर क्या होगा, फिर ये किस टाइप का सोल्यूशन है। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो, होना चाहिए था 20 अगर ये आइडियल होता तो, लेकिन कितना आया 20.2। 10 से कंपेयर नहीं करना है, 20 से कंपेयर करना है।
तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम बढ़ गया, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। कौन सा मिक्सचर है ये, कौन सा बना सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन का, राइट। तो यहाँ पे तो आंसर आ गया हमारे पास सीधा सीधा क्या, पॉजिटिव डेविएशन। इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर में भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। वाई देयर इज अ वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग, क्यों वॉल्यूम चेंज हो गया, क्योंकि इनका जो बॉन्ड बना होगा वो बॉन्ड ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो दूर दूर रहेंगे मॉलिक्यूल, है ना। ए का ए के साथ, बी का बी के साथ अच्छा बॉन्ड था, दोनों को मिक्स करने के बाद ए बी का जो बॉन्ड बना वो ज्यादा अच्छा नहीं था। ये इसमें रीजन लिखोगे, दैट इज वाई ये वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। या फिर ये भी नीचे वाला भी मैं अभी और भी करा देती हूँ, और वाला पार्ट भी एग्जाम में तो आपको स्किप करना है, कोई एक ही करना है, लेकिन अभी करोगे तो अच्छा है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करोगे। हाउ डज द स्प्रिंकलिंग ऑफ सोल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिली एरिया। दैट मीन्स कि अगर आपने सोल्ट डाल दिया तो जो भी स्नो कवर्ड रोड होती है वो क्लियर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज, हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि जब भी सोल्ट को स्प्रिंकल करते हैं रोड पे जहाँ पे स्नो होती है, वहां पे उससे क्लियर क्यों हो जाता है, क्योंकि सबको पता है, देखो आपको ये पता है कि कुछ ना कुछ स्नो की बात हो रही है, डायरेक्टली इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक वर्ड लिख के आओगे ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ का एक फॉर्मूला लिख दोगे और बोलोगे कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अभी आपको पता है कि अगर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होनी चाहिए, सोल्ट डालने के बाद वो और भी कम टेम्परेचर होगा तब फ्रीज होगी, तो क्लियर ही हो जाएगा ना, ऑब्वियसली उतना स्नो नहीं बचेगा, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस से अभी मान लो -20 तक जाएगा टेम्परेचर, तब जाके वो स्नो बनेगा। अभी वो फ्रीज नहीं हो पाएगा उतना वाटर, तो फिर वो क्लियर हो जाएगा, है ना। बाकी आपको इतना डीप में नहीं भी पता, अगर डायरेक्टली लिख सकते हो देख के कि स्नो है, कुछ ना कुछ सोल्ट डालने की बात हो रही है, तो मतलब कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, स्नो है, कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, और आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है। Next is what happens when the red blood cells are kept in a 0.5% mass by volume solution। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, मैं एक अलग स्लाइड पे ही बता देती हूँ ये। देखो, जो जनरली आरबीसीज होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, वो 0.9% पे होती है मास बाय वॉल्यूम पे अपनी बॉडी में। अगर आपके पास बोले कि इसको, मैंने एक रेड ब्लड सेल ली 0.9% जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इसको मैंने किसी ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो कि इससे कम कंसंट्रेशन का है, वी कुड से इट इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब 0.9 से कम है, लेट से 0.5 है, 0.6 है, 0.9 से कम। अब ये अगर हाइपोटोनिक है, ये 0.5 है ना, तो इसमें अब मुझे ये बताओ कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा हुई, क्योंकि ओस्मोसिस में, ओस्मोसिस उसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ना। कहाँ से मूवमेंट होता है, जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होता है, वी कुड से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, जहां पे पानी ज्यादा होगा, टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही मूव होता है पानी। या फिर बोल यू कुड से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट तो उल्टा हो जाएगा। अब देखो 0.9 में पानी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज्यादा है। नीचे वाले जो सोल्यूशन है उसमें 0.5% है, मतलब कि इसमें पानी ज्यादा है। अब पानी यहाँ पे ज्यादा है अंदर, यहाँ बाहर वाले सोल्यूशन में पानी बहुत सारा है, तो कहाँ जाएगा, ये सोल्यूशन में पानी ज्यादा है तो पानी जाएगा जहां भी पानी कम होगा, है ना। ज्यादा पानी से जाएगा जहां भी पानी कम होगा, तो पानी रेड ब्लड सेल के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से रेड ब्लड सेल जो है वो स्वेल कर जाएंगे, है ना। ओके, अगर मान लो सेम आपके पास होता कोई एक ऐसा सॉल्यूशन, मान लो 0.9 का ही आपके पास रेड ब्लड सेल है, आपने जिसमें रखा वो था 1.1,
इससे ज्यादा का। मतलब यहाँ पे पानी क्या है, कम है, तो अंदर पानी क्या है, ज्यादा है। अगर अंदर पानी ज्यादा है तो ऑब्वियसली पानी अंदर से कहाँ आएगा, बाहर आएगा, है ना। पानी अंदर से बाहर आएगा तो ये सेल क्या करेगी, श्रिंक। दोबारा देखना, नहीं समझ आया तो, अदरवाइज आ गया होगा, फिर भी नहीं आए कमेंट में मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी आप पे डाउट्स होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में करने का ट्राई करूंगी, राइट। तो हमारे ये क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate calculate the elevation in boiling point of solution when 3 gram of CaCl2 dissolved in 260 gram of water। दिख रहा है, आई होप अभी दिख रहा होगा ना। हाँ, देखो सबसे पहले क्या दिया, 3 ग्राम आपके पास क्या है, CaCl2, कोई भी सोल्यूट CaCl2, जिसका मोलर मास भी दिया है। मतलब आपने को डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं मोलर मास कितना, 111 निकाल भी सकते हो, पता भी होना चाहिए। वॉज डिजोल्व इन 260 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि मास ऑफ किसका, सोलवेंट दिया है कितना, 260, है ना। अज्यूमिंग दैट CaCl2 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। अब आपको दे ही दिया कंप्लीट है तो आपको पता भी है किसमें होगा, एक तो Ca बनेगा, प्लस में 2 Cl बनेंगे, दिख ही रहा है ना, एक CaCl2, तो टोटल कितने हुए, 3। और चार्ज लगाना हो अगर तो इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे 1 नेगेटिव, इधर का 2 इधर जाएगा, इधर का 1 इधर जाएगा। आयोटा की वैल्यू आ गई आपके पास 3। आयोटा को मिस नहीं करना है, आंसर पूरा गलत हो जाएगा नहीं तो। के भी दे रखा है आपको, निकालना क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैसे निकलता है एलिवेशन बताओ, डेल्टा टी बी, यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। टीबी नोट होता है प्योर वाटर का, टीबी होता है सॉल्यूशन का, डेल्टा टीबी किसका होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही आपको निकालना है। तो क्या आप इसका फॉर्मूला रख के डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, टी बी इज इक्वल्स टू आयोटा के बी इंटू एम। अब डेल्टा टी बी तो आपको निकालना ही है, आयोटा आपको पता ही है 3, के बी आपको यहाँ पे दे ही रखा है 0.52। मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी तो सबको पता है निकालना है, एन बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट, ये है सोल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास से, 3/111, है ना। अब नेक्स्ट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 260, लेकिन ग्राम में है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड। ये सारी वैल्यू आ जाएगी मोलैलिटी की, जिसको हम पुट कर देंगे उठा के यहाँ पे। मोलैलिटी आने के बाद डेल्टा टीबी भी आप निकाल सकते हैं, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, बोल दिया इन्होंने आइडियल बनेगा। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड प्योर वाई इज दिस एंड दिस, मतलब वी कुड से पी नोट, अगर हम बात करें एक्स की, कैपिटल एक्स कितना है 120, पी नोट कैपिटल वाई इज 160, यूनिट के साथ लिखना mmHg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई। ध्यान देना इस बात पे, इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई। देखो तो देखो पी नोट दिया है एक्स का कितना 120, वाई का है, पी नोट ऑफ वाई इज 160। अब आपसे बोला है इक्वल मोल्स हैं, आपको बताना है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन का बताना है, जिसमें क्या होगा, पी एक्स होगा प्लस में पी वाई होगा, यही निकालना है ना आपको बेसिकली। पी एक्स पता चल जाए, पी वाई पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है दोनों के मोल्स इक्वल हैं, इक्वल मोल्स का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, जितना एन एक्स के लिए होगा उतना ही एन वाई के लिए होगा, या N1 इज इक्वल्स टू N2 यू कुड से। अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो क्या मोल फ्रैक्शन 0.5 नहीं आ जाएगा दोनों का, एक्स का भी वाई का भी। कैसे, देखो स्मॉल फ्रैक्शन क्या होता है, एक के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल के कितने हैं, एन एक्स प्लस एन वाई, एक्स के निकालने हैं तो अगर आपको, है ना।
या इसको 2 भी बोल सकते हो। तो ये दोनों जब इक्वल हैं तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं हो जाएगी 1/2, कि अगर मैं एन वाई की जगह नीचे एन एक्स प्लस एन वाई की जगह मैं एन एक्स ही लिख दूं, तो एन एक्स प्लस एन एक्स क्या हो गया 2nx, और ऊपर क्या रहेगा एन एक्स। तो यहाँ पे ये 1/2 ही तो हो गया ओवरऑल। समझ में आ गया ना यहाँ से। इक्वल मोल्स का मतलब दोनों के मोल्स इक्वल हैं। मोल्स इक्वल है तो 0.5 उसका मोल फ्रैक्शन होगा, 0.5 इसका, टोटल तो 1 ही हो सकता है। अब देखो, अब यहाँ पे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, मतलब कि मोल फ्रैक्शन कितना है 0.5। अब देखो ये निकालना है आपको, ये कैसे निकालते हैं पी नोट, किसी का भी पी एक्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था डाल्टन्स लॉ से, पी नोट और उसके मोल फ्रैक्शन, ये भी एक्स का है ये भी एक्स का है, प्लस पी नोट और इसके मोल फ्रैक्शन, ये भी वाई का है ये भी वाई का है। पी नोट एक्स आपको दिया है 120 मल्टीप्लाई बाय 0.5, है ना, मोल फ्रैक्शन इतना ही है, प्लस पी नोट वाई कितना है 160 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, तो इसको सोल्व करके पी आ जाएगा जो आपका आंसर है, चाहिए आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब के एच की वैल्यू ये बोल रहा है कि डिक्रीज होएगी व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, ये असर्शन आपको बोल रही है। और आपको पता है के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी, बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो वही है यहाँ पे, के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी, लेकिन ये बोल रहा है के एच कम होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या ये बात सही है, नहीं। तो हमारे पास असर्शन क्या हो गई, गलत। तो जो भी हो इस ऑप्शंस में से व्हेन असर्शन इज फॉल्स वो ऑप्शन करेक्ट करना। नीचे दिया है टेम्परेचर इंक्रीजेस सोलिबिलिटी डिक्रीजेस, वो तो है ही, टेम्परेचर और सोलिबिलिटी उल्टा है, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, तो रीजन तो ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, vapor pressure of pure water is this, calculate the lowering in vapor pressure which freezes at this, I guess ये क्वेश्चन हो गया है। ये रहा ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कर सकते हो ये क्वेश्चन खुद से। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब पी नोट की वैल्यू दिया है 24.8, कैलकुलेट द लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मैंने आपको बताया था लोवरिंग किससे निकलता है, पी नोट माइनस पी, इतना ही क्या होता है लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग बोलते हैं तो पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट बोलते हैं। ये आपको कैलकुलेट करना है, विच फ्रीजेस एज इतने पे, मतलब कि सॉल्यूशन पूरा जो फ्रीजिंग पॉइंट है टी एफ, कैलकुलेट द लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन विच फ्रीजेस एट इतना, मतलब टी एफ की वैल्यू दे रखी है ना, सॉल्यूशन के आगे लिखा हुआ है इतने पे फ्रीज होता है, तो सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, तो टी एफ होगा 0.3 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस का, के एफ दिया हुआ है ना। अब देखो आपको निकालना है, मैंने बोला सिर्फ ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो पूछा है उसका फॉर्मूला ढूंढ लो, सभी को पता है पी नोट माइनस पी अपॉन में पी नोट इज इक्वल्स टू x2, ये फॉर्मूला मुझे पता है, इसी से ही ट्राई करो निकालने का। देखो कहीं से भी मुझे पी नोट पता चल जाए वो तो मुझे पता है यहीं दिख रहा है, और x2 पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब x2 कैसे पता चलेगा, देखो x मतलब मोल फ्रैक्शन ना, कि N2 अपॉन N1 प्लस N2, कहीं से भी ये पता चल जाए तो आंसर आएगा। अब देखो मुझे कहीं से ही पता करना है N2 नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन मुझे नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं पता, क्या करें। देखो कुछ यहाँ से आइडिया लो, TF दिया हुआ है KF दिया हुआ है, क्या करोगे देखो, हम्म, तो आपको TF दिया हुआ है कितना -0.3 डिग्री सेल्सियस, और KF दिया हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, KF दिया हुआ है 1.86, ये याद भी रखना वैल्यू KF की वाटर के लिए। अब आपको कहीं से भी N2 और N1 फाइंड करना है,
ये पता चल गया तो x2 आ जाएगा, x2 आएगा तो वहां से वो फॉर्मूला आ जाएगा। देखो इनमें से क्या आप ये बता सकते हो कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, ये देख लेते हैं, आयोटा तो नहीं होगा यहाँ पे, आयोटा नहीं लगेगा क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है ना। तो डायरेक्ट लगाएंगे के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ भी बता सकते हो आप, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज हुआ, उसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना चेंज हुआ -0.3 में, 0.3 का ही तो डिफरेंस आया। माइनस कर सकते हो ना, टी एफ माइनस टी एफ नोट, तो -0.3 माइनस 0, तो ओवरऑल कितना है 0.3 इज इक्वल्स टू के एफ 1.86 है इंटू में एम। यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगी 0.3 अपॉन 1.86 आ जाएगी ना। अब यहाँ से मान लो मोलैलिटी आ गई इसकी कुछ भी, अब आपको पता चल जाएगा मोलैलिटी, मोलैलिटी का मतलब मान लो ये 0.5 आंसर आया, मैंने ऐसे ही बताया, आप कैलकुलेट करके देखना। 0.5 आ गया मान लो मोलैलिटी, तो इसका मतलब क्या है, 0.5 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, यही तो होता है मोलैलिटी, मोल पर केजी होता है ना। इसका मतलब क्या है, 0.5 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट पानी है हमें पता है। तो 0.5 मोल सोल्यूट के हमारे पास आ चुके हैं। देखो बात समझ में आया, मोलैलिटी पता चलते ही मुझे पता चला कि इसकी तो यूनिट होती है मोल पर केजी, मतलब 1 kg सॉल्वेंट है, 0.5 मोल मेरे पास सोल्यूट है। तो N2 नहीं आ गया यहाँ पे, N2 की वैल्यू आ चुकी है 0.5 मोल्स, डायरेक्ट मोल्स दे दिए ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। 1 kg सॉल्वेंट है। अब एन वन कैसे निकालोगे, देखो N1 क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट है 1 kg, मतलब 1000 ग्राम, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम ना, 1 kg सॉल्वेंट दिया हुआ है यहाँ पे 1000 ग्राम। और N1 कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या है 18, है ना। 55.5 ये वैल्यू आ गई आपकी, N1 भी आ चुका है। समझ आया, नहीं आया तो दोबारा देखना, वीडियो आ जाएगा समझ में, इसको एक बार पूरा स्लाइड अच्छे से आराम आराम से दोबारा देखना। बस इस बात पे फोकस करना कि मोलैलिटी जो होती है वो क्या होती है, 0.5 मोल इन 1 kg। 0.5 मैंने अपनी तरफ से बोला, वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 0.3 0.2 जितनी भी आएगी। अब यहाँ पे आपको N2 आ गया, N1 आ गया, N2 आ गया, इससे सॉल्व करके x2 निकालोगे, x2 निकाल के पी नॉट दिया ही हुआ है, तो पी नॉट माइनस पी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हो रहा है। देखो 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड है। 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड हो गया ना। आई गेस तो हो गया है, अगर नहीं हुआ है ये रहा, ये मैंने करवा दिया ना, ये 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिजोल्व करना है, ठीक है, परसेंटेज एसोसिएशन बनाना है, डाइमर करना है। आई गेस ये मैंने आपको दिया है होमवर्क के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ये वाला, ये भी हो गया है, कुकिंग इज फास्टर, कुछ कुछ रिपीट हो गया है गलती से। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं लास्ट, इतने ही है, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, मैं आपको जस्ट दिखा देती हूँ वीडियो में, ट्राई करना खुद से। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस एक ही स्लाइड में 4 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या निकालना है, TB, लिखते चलोगे। ऑफ व्हेन 6 ग्राम ऑफ MgSO4, MgSO4 मतलब कि सोल्यूट डाला है, W मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 6 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 कितना दिया है 120 ग्राम पर मोल, was dissolved in 200 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम, और मोलर मास तो वैसे भी पता है आपको, चलो अभी जरूरत भी नहीं है। assuming the complete dissociation of MgSO4, क्या मतलब इसका, MgSO4 लिया, उसको पूरा पूरा तोड़ दिया, किस में टूटेगा ये, Mg में और SO4 में, ये 2 पॉजिटिव होगा, ये 2 नेगेटिव होगा, तो कितना आया आयोटा की वैल्यू 2। Kb भी आपको दिया हुआ है,
तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकता है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सब कुछ दिया हुआ है, आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी। टीबी क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से निकलेगा ना ये। टीबी कैसे निकलेगा? टीबी माइनस टीबी नॉट, ये तो बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आपको, आयोटा के बी इंटू एम। टीबी आपसे पूछा है, टीबी नॉट सबको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है पानी, उसको किसी में भी लिख सकते हो, केल्विन में लिखोगे तो उसको भी केल्विन में लिखना, इस टाइप से। आयोटा की वैल्यू 2, केबी की वैल्यू गिवन है, मोलैलिटी तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हो, मोलैलिटी निकाल सकते हो ना, इससे निकालना नंबर ऑफ मोल्स, इससे निकालना आप नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करके हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट Rolle's law of solution containing non-volatile, how Rolle's law is a special case of Henry law। Rolle's law डिफाइन करना है, हेनरी लॉ डिफाइन करना है, दोनों में बोलना है कि क्या डिफरेंस है, कैसे स्पेशल केस है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, देखो 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप वीडियो को बैक करके देख लेना अगर आपको चाहिए हो तो। क्या बोला है? 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब कि मास ऑफ सोल्यूट दिया है 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया है 122 ग्राम, इन 35 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब कि मास ऑफ सॉल्वेंट 35 ग्राम, है ना, इज डिप्रेस्ड बाय, इस लाइन पे फोकस करना, इज डिप्रेस्ड बाय 2.94, मतलब कि डेल्टा टी एफ दिया है 2.94 केल्विन, आपको यूनिट के साथ लिखना है पूरा, इसका भी ग्राम पर मोल, एग्जाम में अच्छे से लिखना है सब कुछ, मार्क्स होते हैं इसके प्रॉपर यूनिट्स के। कैलकुलेट द परसेंट एसोसिएशन, परसेंट अल्फा पूछा है आपसे, बहुत इजी है, बता सकते हो, वो बेंजोइक एसिड इफ इट्स फॉर्म्स अ डाइमर, मतलब एन की वैल्यू क्या बनेगी 2, क्योंकि डाइमर बनेगा, ये एन वो वाला है जो आयोटा में कैलकुलेट करते हैं। के एफ आपको दिया ही हुआ है 4.9, अब तो बता सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो परसेंट अल्फा निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से अल्फा पता चलना चाहिए, अल्फा कैसे पता चलेगा, पता है आपको, आयोटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, अब एसोसिएशन का केस है तो क्या लेंगे, प्लस अल्फा बाय एन, है ना, अल्फा यहाँ से निकाल लोगे क्योंकि आयोटा आपको पता है कितना, कितना है, एक सेकेंड, हम्म, ओके, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, सेम वही अल्फा निकालना है, अल्फा निकालने के बाद परसेंट एसोसिएशन निकालना है ना, उससे पहले आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है आयोटा। आयोटा कैसे फाइंड आउट करोगे, आयोटा का क्या होता है कि जितना भी ऑब्जर्व्ड मोलर मास से निकाल लो या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल लो, पहले आप निकालोगे आयोटा, मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्म में आपको कहीं से भी, देखो अल्फा तो पता ही करना है, एन आपको पता ही है डाइमर, क्या नहीं पता, आयोटा। आयोटा कहाँ से निकल सकता है, सभी को पता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आयोटा के एफ इंटू एम, यहाँ से आयोटा निकाल सकते हो ना, देखो डेल्टा टी एफ भी दिए, के एफ भी दिए, एम यहाँ से निकाल सकते हैं मोलैलिटी, तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे क्या, आयोटा, आयोटा को उठा के पुट करोगे कहाँ, नीचे वाले फॉर्मूला में, ताकि आपका क्या आए यहाँ से अल्फा, अल्फा आने के बाद उसको परसेंट कर दोगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट अल्फा आ जाएगा, इतना ही था ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, आइडियल सॉल्यूशन और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो सभी कर सकते हैं डिफाइन, है ना, ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हुआ नहीं हुआ, हो गया तो आंसर बताना, नहीं हुआ तो ये लिखना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, ओके। एक ये क्वेश्चन है और एक वो जो पहले आपको दिया था ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ट्राई करना, हो जाएंगे बहुत इजीली, ओके। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।